नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे भाई, सभी को राम राम। कैसे हो सभी, एक बार बताइए। और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है भाई। पेपर जैसे जैसे मतलब समय बीत रहा है वैसे वैसे पेपर नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो एक बार बताइए भाई। बिल्कुल, कुसुम पाल जी हैं, अनुभव जी हैं, लोकेंद्र भाई हैं, ठीक है, दीपक शर्मा जी, अर्चना मौर्य, पूजा राय, आलोक तिवारी जी हैं, प्रिंसू, सरिता यादव, प्रियंका जी, ठीक है। बिल्कुल भी ठीक नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई। एकता तिवारी, ठीक है। डर भी उतना ही लग रहा है सर। हाँ हाँ, देखिए भाई, पेपरों जो एग्जाम्स हमारे होते हैं उनका डर तो है ही, है ना। मतलब यही लगता है कि बड़ी मेहनत से हम तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर पेपर मतलब आता है, कैसी चीजें रहती हैं, क्या रहता है, बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। पर कोई बात नहीं, ठीक है, सब करेंगे, सब होगा, चिंता मत करिए। संजय मौर्य जी, शोभा तिवारी, उपासना जी हैं, ठीक है, रोहित कुमार जी हैं। चलिए, सभी को नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। तो देखिए, कल हमने साथियों कुछ बात करी थी वनों से रिलेटेड। आज हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है कि जो वाइल्ड लाइफ जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे वन्य जीव अभयारण्य हो गए, और ये सारी चीजों को हम लिखेंगे ही, ठीक है। इनको सबको हम लिखेंगे ही एक एक करके। तो बात स्टार्ट करते हैं अपनी। चलिए भाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर हम बात करें, सबसे पहले एक दो पॉइंट पे मैं बात करूंगा, उसके बाद कल हमने वनों से रिलेटेड बात करी थी भाई, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी बात और करेंगे उससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अच्छे से इंग्लिश मीडियम वालों का नोट्स अच्छे से नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी सुस्मिता जी, ठीक है। आज से आपको दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है, चलिए, चलो भाई, ठीक है। बाबू हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनों की बात हम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के वन कौन कौन से पाए जाते हैं ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया इंडिया स्टेट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि ये भारत सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश में, यानी कि हर राज्य में साथियों, ठीक है, ये क्या करती है, तो हर राज्य में ये हमारी वनों की कितनी अधिकता है, कितना घना है, कितनी डेंसिटी है, उन सबको ये चेक करती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 हम इसको कह सकते हैं, है ना। इंडिया स्टेट इंडिया स्टेट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम इस रिपोर्ट की साथियों यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, इस रिपोर्ट की अगर हम यहां पर बात करेंगे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना भाई। ठीक है, चलिए, ये क्या बीमारी है भाई, एम पटेल ब्रो, दोनों ब्रो, क्या चलता है ये यार। क्यों नहीं पढ़ते हो आप ठीक से भाई, है ना। ठीक है भाई, चलो। तो देखिए, अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं, समझिएगा,
ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? आरक्षित वन क्षेत्र यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट रीजन कितना होगा? ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट रीजन जो है साथियों वो कितना होगा इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये हमारा होगा 72.79%। ठीक है, 72.79% ये हमारा रिजर्व क्षेत्र हो जाता है। क्लियर? अगर हम यहां पर बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगला होगा हमारा साथियों संरक्षित वन क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? संरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र। ठीक है, अगर हम संरक्षित वन क्षेत्र की बात करेंगे यानी कि इसको हम कह सकते हैं कंजर्व। ठीक है, कंजर्व फॉरेस्ट रीजन, कंजर्व फॉरेस्ट रीजन। तो जो कंजर्व फॉरेस्ट रीजन है साथियों, ठीक है, संरक्षित वन क्षेत्र है, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये होगा 6.98%। ठीक है, 6.98% ये हो जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो वो हमारा होगा अवर्गीकृत, ठीक है, वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र हो जाता है, अवर्गीकृत वन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो अवर्गीकृत वन क्षेत्र का मतलब क्या होगा? अवर्गीकृत वन क्षेत्र का मतलब होगा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट रीजन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट रीजन जो है साथियों वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा? तो ये साथियों हमारा 20% के आसपास हमारा हो जाता है, यानी कि 20 पॉइंट है ना, 20.23% के आसपास ये हो जाएगा। ये तीन प्रकार के वन जो है साथियों वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है वो समझिए। देखो, अगर हम बात करेंगे आरक्षित वन क्षेत्र की, आरक्षित वन क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जो आरक्षित जिसको कर लिया गया है, जिसको वन मान लिया गया है। ठीक है, कि ये वन हो सकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आपके क्षेत्र के आसपास कोई भूमि पड़ी हुई है, अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो भूमि है ये वनों के अंतर्गत आती है, इसको आरक्षित वन में रखा जाएगा। ठीक है, संरक्षित का मतलब है ऐसे वन क्षेत्र जिन पर सरकार प्रॉपरली ध्यान देती है कि भाई इनको तो बचाना ही बचाना है। ठीक है, तो ये कितने हैं हमारे? 6.98% है। और अवर्गीकृत का मतलब है कि कुछ ऐसे भी वन हैं जिन पर साथियों कोई भी ध्यान किसी का भी नहीं है, लेकिन वो फॉरेस्ट रीजन में आते हैं, तो उनको अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे इसलिए बनाना पड़ता है ताकि अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे कि नेशनल पार्क को हम क्यों बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान को हम क्यों बनाते हैं, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो उसको साथियों क्यों बनाया जाता है? बताइए आप मुझे, उसको क्यों बनाया जाता है? बोलिए। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा कि इतने प्रकार के वन हमारे पाए जाते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र हो गया 72.79%, संरक्षित वन क्षेत्र हो गया 6.98% और अवर्गीकृत वन क्षेत्र हो गया 20.23%। ठीक है, पशुओं को संरक्षित, एनवायरमेंट को कंजर्व, है ना, उसके लिए। ये यूपी का डेटा है, ये जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश का डेटा है, यूपी का, ये यूपी का डेटा है, ये भारत का डेटा नहीं है। ठीक है, भारत का डेटा नहीं है। अब क्योंकि भारत सरकार जो है साथियों इसको जारी करती है, तो ये उत्तर प्रदेश का डेटा हो जाएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, अधिकतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? अधिकतम वन आवरण वाला जिला, अधिकतम वन आवरण वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? तो अधिकतम वन आवरण वाला जिला जो है साथियों वो हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, कौन सा होगा? तो वो होगा सोनभद्र। सोनभद्र भारत का अधिकतम वन आवरण वाला जिला हो जाता है। फॉरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन 100% होते हैं। आपने देखा है नेशनल पार्क में हम हर तरीके की एक्टिविटी, या फिर साथियों वन्य जीव अभयारण्य में हर तरीके की एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा होगा? तो न्यूनतम वन आवरण वाला जो जिला है साथियों वो हमारा कौन सा होगा? वो होगा भदोही। कौन सा होगा? वो हो जाएगा भदोही। ठीक है, भदोही हो जाता है।
क्लियर हो गई बात। अगर हम यहां पर बात करेंगे सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं यूपी में, तो यूपी में साथियों जो सर्वाधिक वन है, यूपी में जो सर्वाधिक वन है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो हमारे पाए जाते हैं कहां पर, वो पाए जाते हैं भावर एवं तराई क्षेत्र में। कहां पर, भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, भावर एवं तराई क्षेत्र में साथियों वो पाए जाते हैं। ठीक है, भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, कवर्ड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहां पर तो ये समझिएगा, ये साथियों मिनिमम फॉरेस्ट कवर्ड रीजन, मिनिमम फॉरेस्ट कवर्ड रीजन सोनभद्र में हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम होगा यहां पे तो, है ना, मैक्सिमम ये हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम कवर्ड हो जाएगा हमारा कौन सा, और सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कहां पाए जाएंगे, तो वो हमारे पाए जाएंगे साथियों कहां, भाबर एवं तराई रीजन में। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो हमारे क्या हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और साथियों क्या, रामसर साइट। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल बनाइए भाई अतुल राजपूत जी, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, इसमें भी जितने बार आप चीजों को हाथ से लिखेंगे उतने बार आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नई नई चीजें इसमें ऐड होती रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अब हमें डालनी है उत्तर प्रदेश की साथियों वाइल्ड लाइफ। भदोही बिल्कुल संत रविदास नगर भी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा हो गया, तो वो हमारा होगा। ये भी उत्तर प्रदेश का है, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उसके बाहर में नहीं निकलने वाला। कभी कभी निकल जाऊंगा पर वापस उत्तर प्रदेश पे ही आ जाऊंगा भाई, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो अगला हमारा होगा उत्तर प्रदेश के वन्यजीव। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। अगर हम यहां पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव की, वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश, वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर अगर हम साथियों वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वो समझ लीजिए क्या इसका रहने वाला है। ठीक है, क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं, तो एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो इसमें साथियों हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के जो हमारे नेशनल पार्क हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क हो जाएगा। दूसरे पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा क्या होगा, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला हमारा क्या होगा, ठीक है, अगला होगा साथियों हमारा वो हो जाएगा वर्ल्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी विहार। क्या होगा वो, पक्षी विहार जो केवल पक्षियों के लिए बने हैं। ठीक है, जो केवल साथियों किसके लिए बने हैं, जो पक्षियों के लिए हमें दिखाई देते हैं, है ना भाई। चलिए ठीक है, तो देखिए पक्षी विहार की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी वर्ल्ड सेंचुरी हो जाएंगी। ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो अगला होगा रामसर साइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रामसर साइट का अर्थ क्या होता है, रामसर साइट का अर्थ होता है साथियों वेटलैंड। क्या होता है, इसको हम वेटलैंड बोल देते हैं, वेटलैंड्स को क्या बोला जाता है, आर्द्र भूमि। क्या बोला जाएगा, आर्द्र भूमि।
आर्द्र भूमि बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा साथियों? इसको आर्द्र भूमि इसको बोला जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, अर्थ इसका यही होता है कि ये जो रामसर है, ये जो रामसर आप देख रहे हैं यहां पर, ये साथियों क्या है? तो ये जो रामसर है ये एक शहर है। रामसर क्या है? ये एक शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सिटी हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारा एक सिटी। कहां पर पड़ता है? ईरान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ईरान में। यहां पर एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि भैया जो आर्द्र भूमियां हैं, देखिए आर्द्र भूमियों में जो दलदली भूमियां होती हैं उनमें कितने सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कितने सारे सूक्ष्म जीव वहां हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको भी तो संरक्षित करना है भाई। इस पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए या इकोसिस्टम के लिए केवल मानव ही जरूरी थोड़े ही है। मानव तो इस पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मैं सही हूं भाई? है ना? तो हम सभी जो हैं वो पर्यावरण के लिए साथियों हम दुश्मन का कार्य कर रहे हैं। बाकी ये जीव बेचारे ये पर्यावरण को बैलेंस करने का काम करते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना भाई? ठीक है, क्योंकि अगर मानव जो है साथियों उसको, ठीक है, अगर घर में रखा जाए तो फिर उसको बड़ा घर चाहिए, है ना भाई? बंगलो चाहिए, बंगलो कहते हैं बंगलो, है ना? तो बंगलो चाहिए। तो इसी प्रकार का मामला है, उस बंगलो के लिए बढ़िया फर्नीचर चाहिए, बढ़िया फर्नीचर के लिए बढ़िया पेड़ चाहिए, और बढ़िया पेड़ लगाएंगे नहीं, वही कल वाली बात, एक पेड़ लगाने पर 20 आदमी और 20 फोटो। ठीक है, और इस प्रकार का मामला है भाई। पक्षी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहां पर साथियों पक्षी विहार, अब देखिए ये भी वन्य जीव विहार में ही आ सकते हैं, रामसर साइट भी इन्हीं के अंदर आ सकते हैं। तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? देखिए इसके बारे में हम चीजें लिखेंगे भी, केवल मैं ये नहीं बताऊंगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ये सारी चीजें यहां पर हैं, हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे भी चीजों को। ठीक है, प्रॉपरली साथियों हम इसको डिस्कस भी करेंगे और लिखेंगे भी। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी क्या? वो हो जाएगी साथियों राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इनको कहा जाता है, नेशनल पार्क इनको कहा जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क इनको साथियों कहा जाता है। जो हमारे नेशनल पार्क हैं इनको IUCN की कौन सी लिस्ट में रखा गया है, आप बता सकते हैं मुझे? जो हमारे नेशनल पार्क हैं साथियों इनको IUCN की कौन सी लिस्ट में इनको रखा जाता है? बोलिए भाई, जो हमारे नेशनल पार्क हैं इनको IUCN की कौन सी लिस्ट में शामिल किया जाता है? पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में, चौथी लिस्ट में, कौन सी? बिल्कुल भाई, ठीक है, रेड डाटा लिस्ट में कैसे शामिल कर देंगे? है ना, आपने बस ये पढ़ा है कि रेड डाटा बुक को IUCN जारी करता है और बस, है ना, सर जो पूछ रहे हैं वही है। ठीक है, तो चलिए एक इसकी बात हम करते हैं साथियों। तो इनको IUCN की लिस्ट सेकंड में शामिल किया जाता है, IUCN की लिस्ट सेकंड में इनको शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक में तो साथियों हम रेड डाटा बुक में क्या करते हैं? रेड डाटा बुक जो होती है उसमें तो हम उन प्रजातियों को रखते हैं जो प्रजातियां खतरे में हो, जो प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हो, विलुप्त के कगार पर हो, उनको रखा जाता है लुप्त प्राय। ठीक है, जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको IUCN की लिस्ट चौथे में रखा जाता है, IUCN की लिस्ट चौथे में इनको रखा जाता है। यानी कि नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है? तो देखो, नेशनल पार्क में सरकार के जो नियम होते हैं वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। स्ट्रिक्ट नियम का मतलब है वहां पर आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते आसपास, ठीक है, वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी नहीं। और आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो साथियों हमारा वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है ना, फॉरेस्ट वाला जो एक्ट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा काले हिरण के केस में, जो हमारा ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है, ब्लैक बक नहीं सॉरी, काला हिरण जो है हमारा साथियों, उसके केस में आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या होती है। सर जी क्यों करते हैं? आपने बताया नहीं, क्या मतलब क्या क्यों करते हैं?
बिल्कुल सलमान खान, हाँ भाई, ठीक है। तो इसीलिए इन पक्ष, और आपने देखा था कि मतलब जीवों के साथ छेड़छाड़, हाल ही में एक सांपों का मामला आया था, तो सांपों के मामले में कितनी मतलब वो मामला जो है आगे बढ़ा था। तो ये जैसे मान लीजिए पशुओं के जो सींग होते हैं, है ना, पशुओं के जो सींग होते हैं उनका साथियों मतलब तस्करी करना, कितना स्ट्रिक्ट इसमें नियम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है, ठीक है। हाँ भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए लिखेंगे इसमें साथियों, यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा साथियों दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा होगा? वो होगा दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा होगा साथियों? तो वो हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अगर हम साथियों दुधवा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो देखिए ये कहां पर स्थित है, बताइए भाई। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार साथियों हमें देखने के लिए मिलेगा, तो वो इसका विस्तार कहां देखने के लिए मिलेगा? लखीमपुर खीरी। और किस जिले में है? पीलीभीत में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो है साथियों, ये लखीमपुर खीरी, इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सपेंशन है, ठीक है, एक्सपेंशन होगा, वो कहां होगा? तो वो होगा साथियों लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। देखिए मतलब चीजों को इनके बारे में मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि हम डायरेक्ट इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन बारे में इसलिए लिखना है कि अभी जैसे आरओ में एक सवाल आया था, और ऐसे ही सवाल यूपी पीएससी में भी बनते हैं। जैसे एक सवाल आया था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है। तो वो नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत काम करती है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है। तो उस योजना में ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो योजना किससे संबंधित है, उसमें क्या होता है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उस योजना की एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी पात्रताएं क्या है, उनसे भी सवाल सीधा सीधा स्टेटमेंट में, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है भाई, है ना, ठीक है। बिल्कुल करंट में आपने जो पढ़ी होगी नंदिनी कृषक, वो नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत काम कर रही थी, ठीक है। और उसकी पात्रता क्या होती है कि उस पर मतलब जो हमारा, ठीक है, मतलब गोकुल जो मिशन है उसका 3 साल का मिनिमम अनुभव होना चाहिए। उसमें 1 साल लिखा हुआ था तो वो स्टेटमेंट गलत था। उसमें 25 नस्लों की गाय के लिए सब्सिडी देने की बात होती थी, तो उस प्रकार से भी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये कहां स्थित है? लखीमपुर खीरी, और इनके बारे में मैं सब कुछ आपको लिखाऊंगा, ठीक है, कहां किस प्रकार से कैसे है। लखीमपुर खीरी हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, तो अगला हमारा कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत। कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत। कौन सा होगा? पीलीभीत हो जाता है, ठीक है, पीलीभीत हो जाता है। क्लियर। रामगंगा नेशनल पार्क भी यूपी का कुछ हिस्सा माना जाता था, लेकिन वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व साथियों हमारा हो जाता है, जो कि वहां पर मतलब बिजनौर में स्थित है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, है ना। अभिषेक जी उस पर आएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। देखिए आयोग, मतलब आयोग जो है ना साथियों, उसे पता होता है कि क्या चल रहा है, तो उनको वो सबको देखकर फिर वो एक निर्णय लेता है कि यार यहां से चीजें सब देख रहे हैं, हमें चीजें यहां से बनानी है। आयोग को सब पता रहता है किस प्रकार से सवाल बनेंगे, कैसे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो आपको डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए यूपीपीएससी के लेवल पर, ठीक है। ये बहराइच में भी स्थित है, और बहराइच में जब ये देखने के लिए मिलेगा तो उसको फिर हम कतरनिया घाट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? कतरनिया घाट उसको कह दिया जाता है, ठीक है। तो इसका विस्तार, अगला पॉइंट है ना, ये भावर एवं तराई क्षेत्र में स्थित है, भावर एवं तराई क्षेत्र में स्थित है, भावर एवं तराई क्षेत्र में
स्थित है। ठीक है, यूपी के भावर एवं तराई, और बेसिकली भावर न लिख के तराई ही हम लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये मोस्टली तराई में आता है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहां पर ध्यान रखना है कि दीज नेशनल पार्क लोकेटेड इन भावर एंड तराई रीजन। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ये भावर और तराई रीजन में साथियों ये फैला हुआ है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो आपको पता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां देखने के लिए मिलती है, तो वो यहीं पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता है ना, कहां पर, तो वो हमारी मिलेगी साथियों दुधवा नेशनल पार्क में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता यहां देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यहां पाई जाती है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर सबसे ज्यादा साथियों, ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दिस कर लेना भाई। ठीक है, यहां पर दिस कर लेना, दिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन भावर एंड तराई, यानी कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है भावर एवं तराई क्षेत्र में साथियों स्थित हो जाता है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी स्थापना साथियों कब होती है, तो इसको स्थापित किया जाता है ना, इसको स्थापित किया जाता है कब, ठीक है, इसको साथियों स्थापित किया जाता है कब, तो इसको स्थापित किया जाता है हमारा 1968 में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना, ठीक है, अगर हम इसके स्टैब्लिश्ड की बात करेंगे तो ये कब स्थापित होता है, 1968 में इसको स्थापित किया जाता है। और ये भी साथियों पहले क्या हुआ करता था, तो ये भी पहले हमारा क्या हुआ करता था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये दुधवा वन्य जीव विहार के रूप में साथियों स्थित हुआ करता था। ठीक है, पहले ये क्या हुआ करता था, वन्य जीव विहार हुआ करता था, लेकिन साथियों बाद में 1977 में, ठीक है, इसके बाद 1977 में इसे क्या घोषित किया गया, तो इसे साथियों, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए जल्दी से, यहां तक कोई समस्या भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, स्थापना का ईयर क्या लिखें सर, स्थापना का ईयर लिखेंगे 1977, 1977। ठीक है, 1977। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है, अगला पॉइंट समझेंगे साथियों, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो समझिएगा, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसकी जो ऊपरी सीमा है, इसकी जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, इसकी जो उत्तरी सीमा है, यानी कि इसकी जो नदर्न बाउंड्री जो हमारी हो जाएगी, ठीक है, नदर्न बाउंड्री जो हमारी होगी साथियों, वो कौन सी नदी के द्वारा डिसाइड होती है, उसको कौन सी नदी डिटरमाइन करती है, तो वो है मोहन नदी। कौन सी होगी, मोहन नदी हो जाएगी। ठीक है, मोहन नदी कहां बहती है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में बहती है, मोहन रिवर। ठीक है, मोहन रिवर, क्लियर। और अगर हम बात करेंगे इसकी जो सदर्न बाउंड्री है, सदर्न बाउंड्री
तो सदर्न बाउंड्री इसकी कहां पर होगी, तो सदर्न बाउंड्री जो है साथियों इसकी वो दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा जो है इसकी वो कहां पर होगी हमारी, तो दक्षिणी सीमा इसकी निर्धारित करती है सोहेल नदी। कौन सी नदी है, सोहेल नदी जो है इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, अगले पॉइंट पर देखिए ये डिपेंड करेगा कि मतलब किस प्रकार से हमें चीजें दे रखी हैं, तो वहां पर देख लेंगे, स्थापना चिंता मत करिए। ठीक है, वैसे 77 ही सही होगी क्योंकि नेशनल पार्क तभी इसको बनाया गया था, है ना भाई। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो वो समझना है इसका साथियों क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, इसका एरिया हमारा कितना होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होगा 490 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 490 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट क्या होगा वो समझिए। ठीक है, देखिए 1987 या फिर 88, 1987 या फिर 88 में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 3 वन्य जीव अभयारण्य शामिल किए गए, 3 वन्य जीव अभयारण्य साथियों बनाए गए, है ना। एक था किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, प्लस कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। अब देखिए इनकी इंग्लिश तो सेम होगी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथियों ठीक है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। ये 3 जो है साथियों अगर हम बात करेंगे, एक और था इसमें, वो हमारा कौन सा है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है। तो इन तीनों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, इन तीनों को किसमें, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। क्लियर भैया, पीडीएफ नहीं ओपन हो रही है, कोई बात नहीं भाई, देखिए इग्नोर मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप टेक्निकल टीम से बात करिएगा, मैं आज दिखवाता हूं क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगी, चिंता मत करिए। ये हमारा साथियों 3 जो हैं इनको किसमें शामिल किया गया, तो इनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था इनको, तो इनको साथियों प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में इनको शामिल किया गया। कब किया गया था, ये लिखा हुआ है 1987 88 में। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात, बोलिए भाई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सर इसमें जानवर कौन कौन से हैं, तो इसमें अगर एनिमल की बात करते हैं, इसमें साथियों हमारे वन्य जीव कौन कौन से हैं, तो वन्य जीव यहां कौन कौन से पाए जाएंगे वो देख लीजिए। ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बाघ, टाइगर, उसके बाद बारहसिंघा, बारहसिंघा, बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा हो जाएगा, भालू, भालू, या फिर बारहसिंघा के बाद हम एक और इसमें लिख सकते हैं साथियों, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हाथी, हाथी हो जाएगा, भालू, भालू और पांडा। पांडा किसको कहा जाता है, तो चीन का जो भालू होता है उसी को पांडा कहते हैं। चीन का जो भालू होता है साथियों उसी को पांडा कहा जाता है। चीन का भालू, चीन का भालू जो है, चीन का भालू जो है उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम पांडा के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा था साथियों ये, तो ये था हमारा दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर, तो ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की क्या क्या विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, कई जगह है, पांडा केवल यहां नहीं है,
सूर्य प्रकाश जी, ये कई जगह हमारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाघ और बारहसिंगा, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ना, राजकीय पशु कौन सा होगा, बोलिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होगा भाई, बताएंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, हे भगवान, कोई बता रहा आई थिंक भालू, कोई बता रहा बाघ। अब आप देखिए, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने गलत बताया है मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जब कोई दिक्कत होगी तो गुरुजी ने ऐसा पढ़ा दिया था, सर ने ऐसा बता दिया था, उन्होंने वैसे बता दिया था, वो अगर अच्छे मिल जाते ना तो बात बन जाती भाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल बताओ। मैंगो, आम, चलो कम से कम इसको तो ठीक बता ही रहे हो आप, ठीक है, वरना तो मेरा तो भरोसा ही उठ गया था जब शुरुआत में जो है 2-3 मतलब आंसर जब आए, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, परेशान मत होइए, है ना। लेकिन बारहसिंघा जो है वो मतलब हमारा राजकीय पशु होगा, ठीक है। चलिए आगे डालेंगे चंद्रप्रभा। अब तो राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है, अब आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। तो अगर हम यहां पर वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, अरे बताओ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे हम इनकी थ्योरी लिख रहे हैं थोड़ी बहुत, तो आपको कोई समस्या तो नहीं है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है उत्तर प्रदेश का, बताइए भाई। अब तो मैं आपसे छोटे छोटे सवाल भी पूछता रहूंगा भाई, ठीक है। तो अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अगर हम चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो साथियों हमारा कौन सा होगा ये, इसको एक बार देखते हैं कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कहां पर ये स्थित है, मतलब डॉल्फिन है, ठीक है भाई, है ना, गंगा की जो डॉल्फिन है जिसको हम गांगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, वही हो जाएगी, क्लियर। तो ये है ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर हम इसकी बात करेंगे साथियों समझिएगा, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सबको जल्दी जल्दी से निपटाना है भाई, ठीक है। देखिए इधर, तो अगर हम चंद्रप्रभा की बात करते हैं, ये कहां पर है, ध्यान रहे आम जो है कई राज्यों का साथियों राजकीय फल है, आम जो है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे ये कहां पर स्थित है साथियों, तो इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है वो है हमारी चंदौली, कहां पर है, चंदौली में, चंदौली, ठीक है, वाराणसी में। चंदौली कहां पर है, तो वाराणसी के निकट ये हमारा हो जाता है, यहां पर ये स्थित हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम बात करते हैं साथियों, ये यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य होगा, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य हो जाता है, यानी कि ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा होगा, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा होगा। और इसको साथियों 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1957 ईस्वी में, यानी कि ये दुधवा से भी पुराना होगा, है ना भाई।
अगर हम बात करते हैं यहां पर तो समझिएगा, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, है ना, गंगा की एक सहायक नदी है जिसको साथियों हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कर्मनासा नदी बोलते हैं, यानी कि गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कर्मनासा, कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी, गंगा की सहायक नदी कर्मनासा नदी इसी अभयारण्य से होकर गुजरती है, इसी अभयारण्य से होकर गुजरती है, इसी अभयारण्य से होकर गुजरती है, ठीक है, इसी अभयारण्य से होकर गुजरती है। क्लियर हो गई बात, इसी अभयारण्य से होकर गुजरती है ना भाई, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं, और ये भी प्रश्न पूछा गया है, ऐसी कौन सी नदी है जिसमें स्नान करने से पाप मतलब अपडेट, अपलोड या इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो है कर्मनासा नदी। और जबकि कर्मनासा नदी का भी जल किस नदी में आ रहा है, गंगा नदी में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये साथियों कंडीशन है, कर्मनासा नदी में नहाओगे तो पाप जो है चढ़ जाएंगे और गंगा नदी में नहाने से धुल जाएंगे, जबकि दोनों ही एक दूसरे में जल मिला रही हैं, है ना भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा किस पहाड़ी पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्मों का नाश, हाँ कितनी अच्छी बात है भाई, देखिए कर्मों का नाश, जबकि होना ये चाहिए था बुरे कर्मों का नाश, पर पता नहीं, ठीक है। देखो इधर, तो साथियों ये वन्य जीव अभयारण्य, ये वन्य जीव अभयारण्य, ये वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य कैमूर पहाड़ियों के, कैमूर पहाड़ियों के उत्तर में नौगढ़ एवं विजयगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है, एवं विजयगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है, विजयगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है, विजयगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात, यानी कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा, देखो जैसे ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये पूरा सोनभद्र वाला इलाका है, सोनभद्र वाला इलाका है, और यहां पर कौन सी कैमूर श्रेणियां हमें देखने के लिए मिलती हैं, कैमूर श्रेणियां यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। यहां पर ये हमारा चंदौली हो गया, ठीक है, तो इसी चंदौली में स्थित है ये कैमूर पहाड़ियों के उत्तर में, ठीक है, कैमूर पहाड़ियों के उत्तर में ये स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, आगे चलें भाई। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, उसके बाद ये, ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इस वन्य जीव अभयारण्य के दक्षिण में, इस वन्य जीव अभयारण्य के, इस वन्य जीव अभयारण्य के दक्षिण में, इस वन्य जीव अभयारण्य के दक्षिण में गंगा नदी के मैदानों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, पर्णपाती वन यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई, यानी कि यहां पर हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये थी चंदौली हमारा वन्य जीव अभयारण्य, ये कौन सा था, चंदौली। तो आई होप आपको दुधवा और चंदौली के बारे में
इतनी सारी बातें आप कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक है, अब आप अगर इनकी लोकेशन सीधा याद करते तो भूल जाते। ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा हमेशा। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ा जाए, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा। ठीक है, आप लोग इतने मतलब इतनी बातें क्यों करते हैं, आप थोड़ा सा मेच्योरिटी वाली बातें क्यों नहीं करते भाई। ठीक है, इस बात का मुझे दुख है भाई, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हेडिंग डालेंगे हम किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। रानीपुर वाला कब आएगा? सूर्य प्रकाश पांडे जी तो एकदम बैठे हुए हैं तैयार कि एकदम रानीपुर वाला आएगा तभी से लिखना शुरू करूंगा, है ना। अरे भाई वो भी आ जाएगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, पर आएगा जरूर, ये निश्चित है। ठीक है, कुछ खास रिश्ता तो नहीं है भाई। ठीक है, उस रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य से सूर्य प्रताप जी। चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहां है, किस तरीके से इसमें चीजें हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होगी। ठीक है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात साथियों हम करेंगे। देखिए सीरियसली आप चीजों को साथियों पढ़ लीजिए, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं समाज में हैं, अगर ठीक से हम तैयारी नहीं कर पाए और फिर कहते हैं ना कि मतलब अफसोस रह जाता है, और अफसोस में ठीक है इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि मतलब उनका कोई इलाज नहीं है, कितनी दिक्कतें हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, आप जैसी भी परिस्थितियों में हैं, आप उस उम्र में हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। ये बातें जो मैं आपसे बोलता हूं ये मेरे लिए भी लागू होती हैं, केवल मेरे लिए भी लागू होती है, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको ही ठीक है मैं सिखाऊं, मुझे भी तो सीखना है। इसीलिए मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर नहीं सुन रहा है, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, समाज में लोग नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर साथियों इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब, कई लोग गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करते होंगे, उन्हें पता होगा क्या हालत है, किस तरीके की चीजें हैं, मतलब बेकार नहीं है, लेकिन वही बहुत सारी चीजें होती है। तो गवर्नमेंट जॉब, दूसरी बात आप जिस जॉब में जा रहे हैं ना वो जॉब बहुत सिक्योर है, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट को भी शासन चलवाना है तो जरूरत किसकी पड़ेगी, आप लोगों की पड़ेगी। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब हंसी मजाक ये सारी चीजें अपनी जगह अलग हैं। ठीक है, आप जीवन में कितना हंसे, आप जीवन में कितना रोए, आपने जीवन में क्या किया, कैसे किया, बहुत मैटर नहीं करता। आपने कितनी बातें करी, आपके कितने दोस्त हैं, बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है हर जगह पर। अब जैसा समाज, अब हम ज्ञान की बात करें, समाज जैसा है वैसे ही हमें बनना पड़ेगा। अगर डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं, अगर डीएम साहब अंदर जाएंगे तुरंत बुला लिया जाएगा, आम आदमी जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लीज ये चीज थोड़ा सा सोचा करो, समझा करो भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कहां पर है, तो ये साथियों दुधवा नेशनल पार्क के ही निकट है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के निकट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के निकट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के निकट होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के निकट है साथियों। और ये है कहां, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन कहां है, तो इसकी लोकेशन है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में ये स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो साथियों इसकी स्थापना कहां कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1972 में, इसकी स्थापना 1972 में होती है, 1972 में। लखीमपुर खीरी में भी एक क्षेत्र है मैलानी, कौन सा है साथियों, तो वो है मैलानी। तो मैलानी नामक स्थान पर यह स्थित है, मैलानी नामक स्थान पर स्थित है।
ठीक है, मैलानी नामक स्थान पर यह स्थित है। कौन सा है ना भाई? चलिए, सबसे छोटा होगा भदोही, भदोही। सबसे छोटा हापुड़ होगा, हापुड़। ठीक है, कौन सा होगा? हापुड़। चलिए, तो 1972 में इसको स्टेब्लिश किया गया था भाई। ठीक है, देखिए कई कई जगह हापुड़ और भदोई, तो उसमें हापुड़ जो है उसका जो एरिया है वो लगभग 660 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भदोही का जो एरिया है वो लगभग 1000 के आसपास हो जाता है। तो हापुड़ सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में भदोही भी आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखनी होगी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 227 वर्ग किलोमीटर इसका साथियों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है? तो 227 वर्ग किलोमीटर। 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है ना। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? इसमें साथियों कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो वन्य जीवों की जब हम बात करते हैं, वन्य जीव, वन्य जीव, तो इसमें पाया जाता है सांभर। सांभर, सांभर हिरण को कहा जाता है। किसको? हिरण को। और ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा हिरण कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिरण, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हिरण, भारत का सबसे बड़ा हिरण कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा हिरण साथियों है ना, माना जाता है सांभर को। किसको माना जाता है? सांभर को माना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो इसमें बाघ पाया जाएगा, बाघ। ठीक है, बाकी 12 सिंघा, इसमें 12 सिंघा, क्योंकि मैंने बताया था इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन इसमें पाया जाता है। और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो भौंकने वाला हिरण, ठीक है, भौंकने वाला हिरण जो है वो साथियों यहां पर पाया जाता है। भौंकने वाला हिरण पाया जाता है, भौंकने वाला हिरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य की विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक है, चलो बताइए भाई, यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो देखिए आगे की जो बात होगी कल करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ते रहिए आप और इससे पहले की चीजों को रिवाइज करते रहिए। ये तो बहुत ज्यादा इसमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना, आपका काम हो जाता होगा। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, नहीं दे रहा, अच्छी बात है भाई। सर जी, कैमूर की पहाड़ियां कहां पर हैं? कैमूर की पहाड़ियां हमारे जो सोनभद्र वाला डिस्ट्रिक्ट है उसके नीचे पड़ती हैं। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।